अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, जस्ट एक बार कंफर्म करूँ। हुआ है ना? हो गया सर। यस सर। ओके सर, ठीक है चलो। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्लास है, लास्ट फ्यू वीक्स में नहीं ले पाया था, लेकिन आज कंटिन्यू करेंगे सर, जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट, जो कोर्स चल रहा है सर म्यूचुअल फंड का, स्पेशल जो NISM या फिर म्यूचुअल फंड एंड पर्सनल फाइनेंस, मतलब अगर आप लोग म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीखना चाहते हो उसके लिए भी है, और अगर आप लोग NISM देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज में जॉब करना चाहते हो उसके लिए भी है, और जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी नॉलेज चाहिए। बिकॉज CS में तो एग्जीक्यूटिव लेवल में ही इनको पढ़ाया जाता है, CSEM में फाइनल लेवल में म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशल टॉपिक होता है सर, ठीक है, स्पेशल टॉपिक होता है। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट और कुछ भी नहीं, पॉइंट एकदम सिंपल है कि पर्सनल कारण में हो, कंपनी के लिए म्यूचुअल फंड एनालिसिस का काम हो, NISM क्रैक करना हो, या फिर खुद का पर्सनल फाइनेंस को डेवलप करना हो, मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, लोगों को सजेस्ट करना चाहते हो, एडवाइजरी करना चाहते हो, फॉर ईच एंड एवरी एंगल ये पर्टिकुलर क्लास बहुत हेल्पफुल है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड एनालिसिस करना सीखे थे। बेसिकली देखो, इससे पहले हम लोग अगर स्टार्टिंग टाइम अगर याद करें, जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे हम लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कितना तरह का हो सकता है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। मैंने टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इवन मैंने आप लोगों के साथ पराग पारेख में केस स्टडीज भी किया। तो सर अभी क्या करूँगा फिर अभी क्या है सर? अभी चेक लिस्ट, चेक पॉइंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जान तो लिए सर, सारा का सारा चीज एक बार इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए, नॉलेज गैदर कर लिए, बट अभी जो कर रहे हैं वो है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप किसी को सजेस्ट करोगे कि भाई ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं है, जब कोई आपको, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड हो, अगर आप CS हो, अगर आप CMA हो, तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। जिन लोग नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं वो आके आपको पूछेगा कि भाई तुम लोग तो फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो बताओ ना कि कौन सा फंड अच्छा रहेगा। सिंपल। क्वेश्चन इज दैट आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए। तो जैसे कि लास्ट वीक हम लोगों ने ये बात किया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड बाई करने से पहले क्या एनालिसिस करना चाहिए, मतलब लास्ट वीक तो नहीं हुआ था, उससे पहले वाला वीक में। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि डेब्ट फंड को चूज करने से पहले क्या देखना चाहिए। अब आपको मन में चल रहा है सर डेब्ट फंड में कौन इन्वेस्ट करता है, रिटर्न का परसेंटेज तो लो रहता है सर, बहुत फिक्स, मतलब सिक्योर एरिया है। इक्विटी मार्केट के अप एंड डाउन में इधर उधर हो जाता है, मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इधर उधर हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा भी देता है तो कभी बहुत कम भी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन किंतु परंतु क्या है, लेकिन किंतु ये है कि जब आप डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेब्ट में भी इन्वेस्ट करता है। आप लोगों में डेब्ट के बारे में बहुत कुछ बताया, जो लोग लॉ का क्लास करते हो स्पेशली, जैसे कि जो लोग CS एग्जीक्यूटिव या CSEM फाइनल का तैयारी करते हैं उनको सिक्योरिटी लॉ या कैपिटल मार्केट के बारे में स्पेशली डिस्कशंस करना पड़ता है। सिक्योरिटी लॉ में वहाँ पर हम लोग डेब्ट के बारे में बात करते हैं। जो लोग नॉर्मली अकाउंट्स करते हो आप लोग डेब्ट के बारे में काफ़ी डिस्कशंस करते हो सर, मैम आप लोगों को डिवेंचर डिवेंचर के बारे बहुत कुछ पता है। तो कॉन्सेप्ट क्या सर? कॉन्सेप्ट इज दैट कि डिवेंचर में इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड भी क्या सोचता है। ये एक लिस्ट है सर, स्क्रीन शेयर है ना सर? इतना बताओ मुझे, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। यस सर। ये जस्ट मैंने रैंडमली उठाया, कुछ मार्केट एनालिसिस है कि करेंटली बेस्ट डेब्ट फंड्स टू इन्वेस्ट इन अगस्त 2022, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट 3 साल का CAGR है, और अभी तक का CAGR है, ठीक है। आप चेक करोगे तो डिटेल्स मिलेगा। ये देखो, ये ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, लिक्विड फंड है, लिक्विड ग्रोथ फंड है, ठीक है। लिक्विड क्यों? क्योंकि फास्ट आप इसको मतलब इसको आप कैश कर सकते हो, ठीक है। जैसे पराग पारिक लिक्विड फंड में मैंने आप लोगों के साथ
प्रीवियस जब चर्चा हुआ था, जब मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल में डिस्कशंस किया था ना, उस टाइम पे मैंने किया था। जिस दिन मैंने इंडिविजुअल डिस्कशंस किया था आप लोगों के साथ, स्टार्टिंग में होगा वो, काफ़ी डिटेल्स पहले, मतलब काफ़ी समय पहले ही हुआ था, आई नो, बट आपको मैं इतना बस बताना चाहता हूँ कि पराग पारिक में हम लोगों ने अलग अलग फंड देखा था। इसमें एक सबसे पॉपुलर था जो बेसिकली इक्विटी बेस्ड था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप था। फिर मैंने आप लोगों के साथ पराग पारिक टैक्स सेवर्स में भी बात किया। फिर मैंने आप लोगों के साथ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बात किया, और एक था कंजर्वेटिव हाइब्रिड के बाद पराग पारिक लिक्विड भी था। ठीक है, हाइब्रिड के बाद पराग पारिक लिक्विड फंड में आया। ठीक है, तो ये लिक्विड फंड में अगर आप देखोगे क्या नजर आएगा, लिक्विड फंड में अगर आप देखते हो तो आपको ये सब नजर आता है। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में आपका पैसा पार्क होता है। कहाँ पार्क होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, आप देखो 91 डेज टी बिल। ठीक है, ये सब सोवरेन होता है सर। सोवरेन मतलब सोवरेन के लिए कोई रेटिंग नहीं चाहिए होता है, याद है ना? बोले तो नहीं, सोवरेन मतलब गवर्नमेंट का जो रेटिंग होता है ना, उसको सोवरेन रेटिंग बोलते हैं। ये फेलियर नहीं होता है। हाँ सर बोलो। सोवरेन गोल्ड वोल्ड वगैरह जो बॉन्ड वगैरह हाँ, होते जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, ठीक है, जो सरकार इशू करता है, ये फेलियर नहीं होगा, ये फेलियर नहीं होता है, इसका डिफॉल्ट नहीं आता। ठीक है, 91 डे टेबल, 182 डे का टेबल, जैसे ये पराग पारिक का फंड था। ठीक है, ये वाला फंड भी काफ़ी काफ़ी पॉपुलर रहा है, इसलिए मैं इसको बार बार दिखाता रहता हूँ आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, गुड इवनिंग স্যার, জয়েন করলাম একটু লেট হলো, সরি। ओके नो वन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जस्ट लुक एट हियर अगेन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड ग्रोथ फंड। ठीक है, इसका भी अगर आप चेक करोगे, इसका भी डिटेल्स आपको मिलेगा, हिस्टोरिकल एनएवी। ठीक है, मतलब अभी तक इसका एनएवी का चार्ट देखना चाहते हो, 6 महीने का, 1 ईयर का, 3 साल का, 5 साल का मैक्सिमम देखना चाहते हो, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ है, कितना वेल गेन हुआ है, टोटल कॉर्पस कितना क्रिएट किया है। कॉर्पस का क्या मतलब होता है? कैपिटल। कॉर्पस मतलब कैपिटल। ठीक है, कितना मिनिमम एसआईपी है, बेंचमार्क क्या है, क्रिसिल लिक्विड फंड उसको बेंचमार्क बना के चल रहा है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह ये सब मैंने डिस्कस कर दिया सर आप लोगों के साथ। ये सब आप लोग अगर बाई चांस मिस किया ना, ये देखो सर, लास्ट फ्यू वीक्स, प्रीवियस 3-4 वीक्स अगर आप देखोगे, मैंने आप लोगों के साथ जो म्यूचुअल फंड में डिस्कशंस किया था वो कुछ ऐसा है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में ये था, म्यूचुअल फंड बेंचमार्किंग। ठीक है, म्यूचुअल फंड में बीटा क्या काम करता है, एसडी क्या काम करता है, शार्प रेशियो क्या काम करता है, शॉर्टिनो क्या है, कैप्चर रेशियोज क्या है, कैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कर सकते हो, और जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि डेब्ट म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कैसे किया जाता है, हाउ टू एनालाइज अ डेब्ट फंड। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, ये थोड़ा बताना है मुझे, ऑलरेडी नॉलेज मिल गया होगा आप लोगों को। और कुछ स्मार्ट बीटा, एसेट एलोकेशंस और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चर्चा है सर। मतलब ऑलमोस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैंने कवर कर लिया है। अभी आगे जो भी बात होगा ये एक्स्ट्रा डिस्कशन है। ठीक है, जैसे आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है सर, कि डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या एडवाइस देने से टाइम पे आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको पैसे सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर आप जिसको एडवाइस कर रहे हो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में एडवाइजर बन गए। ठीक है, बात को समझे सर। ठीक है, आपका फाइनेंस का नॉलेज है, आपको कॉमर्स का नॉलेज है, आप एनआईएसएम क्रैक करते हो, आप सीएम में बनते हो, और आपको कोई कंपनी ने उठा के बिठा दिया कि भाई भाई मेरे कंपनी में एडवाइजर बन जाओ, आपको सैलरी भी देंगे लेकिन कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, सही सही तरह से क्लाइंट को प्रॉफिट दिलाओ। तो सर देखो सर, आप फंड मैनेजर बाद में बनना, बट पहले आपको एडवाइजरी लेवल में काम करना पड़ता है। जैसे इक्विटी लेवल में लोग इक्विटी डीलर या ब्रोकर बनने से पहले इक्विटी एडवाइजर बनते हैं, वैसा ही म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर बनने से पहले आपको एडवाइजर का रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये रिकमेंडेड कॉन्सेप्ट जो है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो या फिर कोई भी, एनी यू कैन टेक एनी फंड। ठीक है, लेकिन इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लिक्विड फंड है। ठीक है, अब इसका जैसे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, पराग पारिक लिक्विड फंड।
ठीक है। अब ये देखो बहुत ही कम समय में आप इसको कैश कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो सर, अगर आप पराग पारिक का फैक्ट शीट चेक कराओ, किसी भी फंड का डिटेल्स आपको फैक्ट शीट चेक करने से मिलता है। इसके पास एज ऑन 31 जनवरी के हिसाब से 1519.46 करोड़ का फंड था। ठीक है, एवरेज एसेट इनके पास होता है 1534 का। रेगुलर प्लान में इसका एक्सपेंस है 0.26, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस है 0.16। नो डाउट डायरेक्ट में थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि मैनेजमेंट का जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, बेंचमार्क के लिए क्रिसिल का जो रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल क्या है, रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी कुछ लिक्विड फंड इंडेक्स बनाता है सर, जैसे क्रिसिल है, केयर है। ठीक है, कैसे कहाँ से पता चलता है सर, क्रिसिल केयर के साइड में जाओगे वहां पता चलेगा, या फिर जब आप कोई बॉन्ड या फंड को एनालिसिस करोगे ना, तो वहां पर आपको क्रिसिल केयर ये सब रेटिंग एजेंसी है इंडिया का। ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया, क्रिसिल तो सर मैं आज स्टार्ट मॉर्निंग में ही सीएस एग्जीक्यूटिव के क्लास में बता रहा था सर। ठीक है, वो सिक्योरिटी लॉ का क्लास था, वो सीएसईएम में फाइनल में भी पढ़ाया जाता है सर। तो उसमें मैं वही बता रहा था कि क्रिसिल क्या है, केयर क्या है, फिच क्या है। ठीक है, इवन इनका डेटा बहुत वाइटल है सर। ये क्रिसिल जो है ये बेसिकली स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी जो है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को जो बनाता है, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स को बिल्ड जो करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको भी वही बिल्ड करता है। ठीक है, सॉरी बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको भी एसएनपी बनाता है। एसएनपी का ही एक सब्सिडरी है क्रिसिल। ठीक है, तो मिनिमम न्यू परचेस 5,000, एडिशनल परचेस 1,000, मंथली एसआईपी 1,000, क्वार्टरली एसआईपी 3,000। इस तरह का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते हो सर। लेकिन आपको मैं जो यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ये सारा का सारा देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये ट्रेजरी बिल्स था। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 13 अप्रैल 2022 का 5.09 का एक बॉन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, जिसका टोटल एसेट का 792% इसके पास, मतलब टोटल एसेट का 7.92% इधर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 फरवरी 2022 का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। सोवरेन है 6.59। अच्छा, कमर्शियल पेपर, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कौन है सर? एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक है ना सर, उन्हीं का। एचडीएफसी पहले एक्चुअली बैंक बनने से पहले यही काम करता था, रिसेंटली मार्ज हुआ ना, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मार्ज हो गया ना रिसेंटली, खबर है ना आप लोगों के पास? क्या सर, खबर है कि नहीं है? एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, यस सर, हुआ तो था वो 50,000 करोड़ का वो 2-3 महीने पहले। हाँ सर वही बात कर रहा हूँ। तो वही वाला कंपनी है, उसके पास उसका कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू किया है। इसका रेटिंग दिया है सर A1+, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसलिए रेटिंग आ गया। जब प्राइवेट एंटिटी काम करता है, ये गवर्नमेंट तो है नहीं, इसमें 0.66% है। नाबार्ड में कितना है देखो, नाबार्ड कौन है, सरकारी है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, बट ये एक ऑथराइज एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है। दिस इज नॉट लाइक अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। नाबार्ड डिपॉजिट ले रहा है, बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, किसको? ये म्यूचुअल फंड कंपनी को करेगा। इसका भी A1+ रेटिंग है 0.66। फिर ट्रेप्स के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ बात किया था, ये भी एक तरह का गवर्नमेंट कनेक्टेड में ही एक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हुआ है सर, ट्रेप्स के बारे में देखना एकदम स्टार्टिंग डेब्ट फंड बताने के टाइम भी मैंने ट्रेप्स के बारे में बताया था। 16% के आसपास है। फिक्स डिपॉजिट पर ही कुछ है सर इनका 0.55 0.56। तो ओवरऑल 100% का फिक्स डिपॉजिट, सॉरी ओवरऑल 100% का ये है टोटल इसका एसेट्स जो मार्केट में इन्होंने लगा दिया। अब कहाँ कितना है वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा फैक्ट शीट चेक करके। नाउ व्हाट इज द बिग क्वेश्चन नाउ? तो फिर सवाल क्या है सर? सवाल और कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपको मैंने अभी यहाँ पर दिखाया कि जब हम लोग मार्केट में चेक करते हैं कि कोई डेब्ट फंड, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रो, एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट डेब्ट होलसेल प्लान, ठीक है, इसका देखो अभी तक का, मतलब जब से आया है तब से रिटर्न कितना है और लास्ट 3 साल में क्या रिटर्न दिया है, सब आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखो आदित्य बिरला सन लाइफ 5.4, 7.3 लास्ट 3 साल का CAGR और अभी तक का ओवरऑल CAGR। ठीक है, तो देखो डेब्ट है तो डेब्ट का रिटर्न मोटा मोटी मैक्सिमम अगर आपको 7-8% मिल जाता है ना डेब्ट में, तो मतलब बहुत अच्छा है। जैसे कि आदित्य बिरला का ये वाला देखो, सॉरी कॉर्पोरेशन बॉन्ड फंड डिसिप्लिन एडवांटेज प्लान 8.1%, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब जहां जहां इनका फंड है डेब्ट में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अच्छा रिटर्न क्रिएट कर रहा है सर। तो ये रिटर्न क्रिएट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर।
फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल प्ले है इसमें। जैसे यहाँ पर ये कौन कौन है फंड मैनेजर, पराग पारिक में राज मेहता, ठीक है। इसी तरह से हर एक कंपनी का फंड मैनेजर होता है, ठीक है। ये लोग बेसिकली काफ़ी नॉलेजेबल भी होता है और मार्केट में इनका सेंस भी अच्छा होता है, तब जाके ऐसा हो सकता है सर। लेकिन मैं आपको अभी जो सिखाने जा रहा हूँ सर, बात को ध्यान से समझना। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल उठा के दिखा रहा था, ऐसा ही आपको मैं रियल लाइफ और भी बताऊंगा, बट उससे को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाउ टू एनालाइज अ डिप फंड, ये बताओ, ये समझाना है, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको इक्विटी फंड समझाया था कि हाउ टू एनालाइज इक्विटी फंड। तो क्या क्या देखना है आपको इन द प्रीवियस चैप्टर वी पिक्ड अप इक्विटी फंड, जैसे कि कोटक स्टैंडर्ड का एक मल्टी कैप फंड चूज किया गया था, जिन लोगों का क्लास मिस है एक बार देख सकते हो। And looked at the steps to analyze the equity fund. The idea क्या था? Idea was to highlight the steps involved in analyzing an equity mutual fund. Of course, towards the end of the previous chapter, we also figured that the fund was indeed good, especially when it comes to risk management. ये हम लोगों ने देखा था। और recently हम लोग risk management parameter में भी काफी discussions किया calculations के साथ। Now the question is, since fund is good, should you invest in the fund and include in your mutual fund portfolio? वो मैं next class में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास तो वही होगा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे डिस्कस बनाया जाता है। So while on the face of it, it appears like a no-brainer. We have analyzed the fund across both risk and return parameters. The fund takes off well and all the good quality, so it makes sense to invest. अगर सारा का सारा चेकलिस्ट ओके हो जाता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। However, the decision to invest in a fund should not stem from how good or bad the fund is. कोई भी फंड कितना अच्छा है बुरा है ये ओनली क्राइटेरिया नहीं है सर, ये ओनली क्राइटेरिया नहीं है, और भी कुछ क्राइटेरिया है। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ फंड शुड कम फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आपका ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ऐसे तो ये मेरा नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिस्कशन रहेगा, बट फिर भी आज भी मैं आपको डेब्ट फंड को समझाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के रहूंगा। रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव सर्व्स a financial goal, objective serves a financial goal। आपका कुछ तो फाइनेंशियल गोल है ना। जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब फाइनेंशियल गोल से ही तो स्टार्ट किए थे, और जो भी मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा रखता है उसको तो फाइनेंशियल गोल ही होता है ना, तभी वो रख पाता है। तो नाउ फॉर एग्जांपल, इफ माय फाइनेंशियल गोल इज टू बिल्ड एन इमरजेंसी कॉर्पस, अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, मतलब आपको इमरजेंसी कुछ पैसा चाहिए, तो इमरजेंसी कॉर्पस अगर आपको चाहिए तो फिर आप इमरजेंसी फंड जो बनाओगे, मतलब अगर कभी भी फ्यूचर में इमरजेंसी होता है तो आप वो फंड यूज करो। तो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड में नॉट मेक सेंस, बिकॉज इमरजेंसी फंड में अगर इमरजेंसी के लिए फंड बनाना है, कैपिटल बनाना है, तो इक्विटी इज नॉट अ गुड सेंस। So it does not matter how good the fund is, there is no question of investing. For many, asking them not to invest in a good mutual fund may come across a counter-intuitive thought. सर एक अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्यों बोला जाता है? सर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टू पुट दिस इन अ लेमैन कंटेक्स्ट, इसको ना एक साधारण से लेबर के हिसाब से सोचो। थिंक अबाउट डोलो 650, ये एक तरह का पेन किलर टाइप से है, ठीक है। डोलो 650 रिसेंटली बहुत बिका था कोरोना के टाइम पे। या फिर कैलपॉल, इफ यू हैव ए नी पेन वुड यू टेक ए डोलो 650, ठीक है, कैलपॉल जैसे होता है। और यू वुड कंसल्ट नी स्पेशलिस्ट टू फाइंड आउट इफ यू नीड स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापी। अगर आपका नी का पेन है तो क्या आप दर्द का दवाई लोगे या फिर आप स्पेशलिस्ट दिखाओगे और एमआरआई स्कैन करोगे टू एड्रेस योर प्रॉब्लम? इट्स अ बिग क्वेश्चन कि नी का पेन हो रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पेन को कम करना या फिर स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरापी दिखाना या फिर एमआरआई स्कैन करके अपने प्रॉब्लम को जानना। लाइकवाइज an investment should be made only when the portfolio's objective and the fund risk reward profile matches। सिमिलर पैरामीटर में काम करता है, ठीक। जैसे कि डॉक्टर के पास जाना है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या फिर मेडिसिन लेके अभी का प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, तो आप कितना रिस्क रिवार्ड लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। इनकेस यू डू नॉट फॉलो दिस अप्रोच, aligning the two, then you will most likely end with a confused portfolio। अगर आप कंफ्यूज होते हो ना अपने फाइनेंशियल गोल पे, तो आप बेसिकली कंफ्यूज पोर्टफोलियो बना लेते हो। तो अगला कुछ चैप्टर ना हमें वही सिखाएगा कि कैसे आप एक डेब्ट म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी पोर्टफोलियो को बनाने में यूज कर सकते हैं। रिस्क क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में।
In this chapter, we will pick up a debt mutual fund and analyze the fund. तो recap ही तो है basically. But before we do that, I would like to quick touch upon the major risk associated with the debt fund. एक debt fund में क्या क्या रिस्क होता है? देखो सर, रिस्क को पहचान लोगे तो फिर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा. It will be easier for you to identify the good or bad things. तो एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या हो सकता है? जैसे कि क्रेडिट रिस्क आता है. व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? जैसे मैंने आपको जब डेब्ट फंड समझाया था, आई डोंट नो आप लोगों को अभी भी याद है या नहीं. एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में मैंने बात किया था. उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने ऐसा जगह में फंड को रखा था जो कंपनी बेसिकली जिसका बिजनेस खराब हो गया था. आई थिंक IIFL का कुछ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है. बेसिकली कंपनी डूब गया था, लोन लिया था, रीपे नहीं कर पाया. तो अगर कंपनी लोन लिया था और उसमें म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे केस में म्यूचुअल मतलब डेब्ट फंड भी रिस्की होता है. बहुत लोगों को ऐसा मानना होता है कि डेब्ट फंड रिस्की नहीं होता, गलत सोच होता है. तो रिस्क है सर, रिस्क इज देयर. डेब्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इट्स मनी इन डेब्ट ऑब्लिगेशंस. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी वांट्स टू बोरो 50 करोड़. ऐसा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था. डेब्ट क्रेडिट रिस्क क्या होता है? सपोज ए कंपनी वांट्स टू बोरो 50 करोड़, उनको 50 करोड़ बोरो करना है. बोरो मतलब उधार लेना है टू फंड इट्स ऑपरेशन, बिजनेस को चलाने के लिए. डिसाइड टू फ्लोट ए 5-year बॉन्ड, मार्केट में 5 साल का बॉन्ड इशू कर दिया बाय पेइंग एन इंटरेस्ट ऑफ ₹9%. ऐसा बहुत एग्जांपल है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्स, एसेट मैनेजमेंट का नाम है एक्स, डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड. अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने डिसाइड किया कि ये वाला बॉन्ड को हम लेते हैं. एज्यूम थिंग्स गो स्मूथली, सब कुछ सही चल रहा है. द कंपनी गेट्स द फंड्स, कंपनी को पैसा मिल गया. एंड AMC गेट्स द इंटरेस्ट पेमेंट, AMC को भी इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है. जैसे कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, हमें लोन का जरूरत पड़ता है और फिर बैंक को क्या चाहिए? टाइम पे इंटरेस्ट चाहिए. लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल जो बोरोवर होते हैं, वो अगर लोन फेलियर हो जाते हैं तो बैंक का क्या हो जाएगा सर? अगर हम लोग फेलियर हो जाते हैं तो बैंक का क्या होगा? सिंपल बिजनेस है, बैड डेट डूब जाएगा पैसा. सिंपल बिजनेस है. म्यूचुअल फंड सुन के ही ना ज्यादातर लोग सोचते हैं कुछ कुछ स्पेशल चीज करता होगा. अरे क्या स्पेशल चीज है? दुनिया में कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब कॉमन है. जब तक ना जानो अनकॉमन है, जिस दिन जान जाओ कॉमन है. जब तक अनकॉमन तब तक स्पेशल, जिस दिन कॉमन हो जाए उस दिन कोई स्पेशलिटी नहीं रहता. सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, ये हमेशा आपका कोशिश होना चाहिए. मेरा भी वही कोशिश होता है कि आपको सिंप्लीफाई करें. तो व्हाट इज द केस? कंपनी को पैसा चाहिए था, 50 करोड़ का लोन चाहिए था. आपको बोला कि भाई हम 9% इंटरेस्ट पे आपको देंगे. मार्केट में म्यूचुअल फंड के पास पैसा होता है, वो जाके पैसा डाल दिया. सब कुछ स्मूथली चल रहा है एंड AMC गेट्स द इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को इंटरेस्ट भी मिल रहा है. एट द एंड ऑफ 5 years द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रीपे द प्रिंसिपल. 5 साल बाद कंपनी को प्रिंसिपल रीपे करना है. इंटरेस्ट रीपे नहीं करना है, प्रिंसिपल रीपे करना है. एज यू कैन इमेजिन दिस इज अ फेयरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. रीपे प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करो. प्रॉब्लम अराइजेस इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द कंपनी. अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हो जाता है बिजनेस पे ड्यूरिंग दीज 5 years and the company is unable to service the interest payment on time, if things get worse, the company can even throw their hand up in the air and say sorry, no cash to repay the principal on the or the interest. ना तो प्रिंसिपल पे करने का पैसा है और ना ही इंटरेस्ट पे करने का पैसा है. मुश्किल हो जाएगा. यही प्रॉब्लम येस बैंक के साथ हुआ है. DSTB, जी, ऐसा बिजनेस लोन लिया था येस बैंक से. रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब अनिल अंबानी, लोन दे दिया था और बदले में जब टाइम आया रीपे करने का, रीपे नहीं कर पाया. और येस बैंक कहाँ से कहाँ गिरा है आप लोग पता है ना? आसमान में लटका और आसमान से टपका और खजूर पे लटका. हुआ है ऐसा, कोई अनहोनी नहीं है, हो सकता है. तो रिस्क आपको देखो, आप जब म्यूचुअल फंड में डेब्ट म्यूचुअल फंड ढूंढते हो, बहुत अच्छा है. इट्स लेस रिस्कियर, लो रिटर्न बट सेफ जोन है कंपेयर टू इक्विटी.
बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं सर, इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हेलो सर, ये देखो यस बैंक, कभी यस बैंक का शेयर 400 रुपये के भी आसपास होता था, 400 के समथिंग भी यस बैंक का शेयर चला है, लेकिन आज यस बैंक का शेयर 16 रुपीज में चल, और आज नहीं, ये चल रहा है लास्ट 3 साल से, 2 साल तो हो ही गया, 1 से 2 साल, 1 साल तो हो ही गया सर, ऑलमोस्ट 15-16, एक बार बीच में 9 में आया था, फिर थोड़ा सा 15-16 में ही आ गया। बिजनेस अभी बेसिकली रेक्टिफिकेशन जोन में है, अपने आप को सुधारने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम है भारत में, बैंकिंग सिस्टम इतना इजीली फेलियर नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नमेंट ने कसम खा के रखा है कि बैंकिंग सिस्टम को फेलियर होने से बचाएंगे। जैसे कि इसको बचाने के लिए एसबीआई आया, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ने मार्च कर दिया। हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले चिल्लाया, वो अलग बात है, क्योंकि मार्च करने से ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, जो अलग ऑर्गेनाइजेशन था अभी एक हो गया, जॉब कट हो सकता है, इनसिक्योरिटी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, तो गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि अब लॉस मेकिंग बिजनेस को कितना दिन चलाओगे सर, कितना दिन चलाओगे? घर से पैसा देके, पब्लिक तो ये समझता नहीं है, पब्लिक एट लार्ज, कि अल्टीमेटली हमारा टैक्स का पैसा ही लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने के लिए सरकार का खर्चा होता है। सरकार का कोई इनकम नहीं होता सर, सरकार तो हमारा टैक्स का इनकम से ही हम इनकम करते हैं, सरकार कहाँ से इनकम करेगा? थोड़ा बहुत जो भी बिजनेस करता है वहां से मैक्सिमम इनकम सर गवर्नमेंट को कहाँ से आता है? पब्लिक के टैक्स से, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, यही तो गवर्नमेंट का इनकम है। अब हमारा पैसा अगर सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी को सेव करते करते खत्म मतलब एक्सपेंस हो जाए, खर्चा हो जाए, देन देश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? मुझे याद है 2019 में गवर्नमेंट बैंक्स को, पीएसयू को बचाने के लिए, तो सेव पीएसयू, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया था जानते हो? 2 लाख करोड़ का, मतलब इसको टॉपअप बोला गया था, 2 लाख करोड़ का टॉपअप भरा था, आप खबर रिसर्च कर सकते हो, सिर्फ पीएसयू बैंक को बचाने के लिए। कहाँ से मिला था इतना पैसा? कहाँ से मिला? टैक्स का पैसा है, डेवलपमेंट में लग सकता था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में लग सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। भारत का जहाँ 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 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि कश्मीर रीजियन, जैसे कि देश के बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम होता है। लेकिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना करके सारा का सारा पैसा इसको बचाओ उसको बचाओ, एयर इंडिया में चल रहा था काफी दिनों तक, फिर धीरे धीरे बचते बचते लास्ट में जाके टाटा लिया। ये सब जानते हो आप लोग, है ना सर? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कि मार्केट में कंपनी लोन लेने के लिए हाजिर हो जाता है, डेब्ट इशू कर देता है, ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, जैसे कि मैं आपको एनएसी बॉन्ड में लेके आ गया, ये देखो सर, देख पा रहे हैं सर आप लोग? लुक एट सर, एनएसी में बॉन्ड भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अ वेरी सेफ एरिया, इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो होता है। बॉन्ड, बॉन्ड प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी का भी हो सकता है। ये देखो एनएचएआई, हटको, आईसीएलटीडी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आईआईएचएफएल, आईआईएफएल, एनएचएआई, नाबार्ड, देख पा रहे सर? ये देखो क्रेडिट रेटिंग कंपनी का क्रेडिट रेटिंग है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड है। यही तो डेब्ट फंड है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड क्या करता है? हमसे आपसे पैसा लेता है और यहाँ पर डाल देता है, और बदले में इंटरेस्ट लेता है और आपको रिटर्न देता है। सर बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है,
इस तरह से आप गवर्नमेंट का क्या क्या बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा है ये सब डेटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जो डेब्ट फंड होता है वो बेसिकली यही करता है। तो प्रॉब्लम अराइजेस इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द कंपनी। अब देखो कंपनी आपसे लोन लिया, मतलब लोन लिया मार्केट से, म्यूचुअल फंड कंपनी को लोन के लिए पैसा दे दिया, बदले में इंटरेस्ट ले रहा था, बट 5 साल के बाद जब प्रिंसिपल रिपे करने का टाइम आया तो कंपनी प्रॉब्लम में पड़ गया। ऐसा हुआ है, ऐसा केस मैंने पहले भी पढ़ा है, आपको ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है। जैसे आप एक चीज ख्याल करोगे यहाँ पर, जो कंपनी गवर्नमेंट लेवल में है इनका कूपन रेट देखो 7.6, अभी थोड़ा रेपो बढ़ा है तो रेट भी थोड़ा बढ़ गया, बट जैसे ये गवर्नमेंट लेवल से प्राइवेट लेवल में शिफ्ट होते हो ना, देखो रेट बढ़ जाता है। देखो, और जब जब रेटिंग रेटिंग कम हो जाता है, देखो ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। क्रिसिल का रेटिंग देखो ट्रिपल ए स्टेबल, केआर का रेटिंग है ट्रिपल ए, आईसीआरए का रेटिंग है ट्रिपल ए, आईएनडी का रेटिंग है ट्रिपल ए। लेकिन अगर आप आईएचएफएल का देखो प्राइवेट लेवल में, क्रिसिल डबल ए, बीडब्ल्यूआर डबल ए, ये सब रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, डबल ए प्लस किसी ने नेगेटिव रेटिंग भी दिया है, नेगेटिव रेटिंग भी दिया है, आई डोंट नो क्यों दिया है और कौन दिया है, समझ में नहीं आ रहा है इसका। 3 नवंबर 2028 को ये एक्सपायर होने वाला है, मतलब मैच्योर होने वाला है। लेकिन आप देखो इंटरेस्ट हाई है सर, जैसी रेटिंग कम हो जाता है ना, मतलब क्रेडिट रिस्क है ये, दिस इज अ क्रेडिट रिस्क। तो जब जब क्रेडिट रिस्क हाई रहेगा उस टाइम पे आपको रिटर्न थोड़ा हाई मिलेगा। ये देखो सर 10% भी दे रहा है, ऐसा भी है। ये देखो ये EHFL एंड NCD बोल के एक है, रेगुलर है, 10% दे रहा है। केआर का डबल ए है, आईसीआरए का डबल ए है, बीडब्ल्यूआर का डबल ए स्टेबल है। ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का 9.30। जब जब रेटिंग कम हो जाएगा तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कूपन रेट बढ़ जाएगा। आप ऐसे बहुत सारा है, चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब रेटिंग हाई होगा इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेटिंग लो होगा रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा होने से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिस्क ज्यादा होने से इन्वेस्टर को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रिस्क कम होने से लो इंटरेस्ट में काम चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेटिंग प्रॉब्लम, मतलब क्रेडिट रेटिंग इशू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट रिस्क। कंपनी अगर फेलियर हो जाए तो कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस को लेकर प्रॉब्लम। ऑल एएमसी रनिंग डेब्ट फंड कैरी दिस रिस्क। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी डेब्ट फंड चलाता है उनको ये रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड हो, एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट हो, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज हो, आदित्य बिरला सन लाइफ हो, एचडीएफसी ओवरनाइट फंड हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड हो। ठीक है, एक एक दिन का भी फंड होता है सर, मैं आपको बताया। ठीक है, एचडीएफसी ओवरनाइट फंड, मतलब ओवरनाइट के लिए ये एक एक दिन करके रोल करता रहता है। ठीक है, ये इस तरह का फंड के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो बहुत ही लो टाइम जोन के लिए मार्केट में ट्रेड करता है, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक टू बैंक होता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लोन होता है। तो ये सब मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया डिफरेंट काइंड ऑफ डेब्ट फंड में। तो रिस्क क्या है आपको अगर समझ में आता है ना सर, तो आप आगे जाके डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, दिस इज कॉल्ड अ क्रेडिट रिस्क। मेनी फंड्स इन द पास्ट हैव टेकन अ हिट ड्यू टू सच डिफॉल्ट। Now there is a variation to credit risk. Imagine that as in today everything is good going for company, सब कुछ अच्छा जा रहा है, but there is a trouble brewing within the company and the credit rating agency इसको identify करता है। Rating agency downgrade the company's credit worthiness and lower the credit rating from say AAA to AA। ऐसा होता है, रेटिंग चेंज होता है। अगर आपको आगे जाके क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को अगर डाउट क्रिएट होता है ना, वो रेटिंग को कम कर देता है। The act of lowering the credit rating itself is a risk. This is called a credit rating risk. ऐसा सिर्फ कंपनी के साथ नहीं, ऐसा कंट्री के साथ भी होता है। कंट्री मतलब किसी भी कंट्री के साथ, इकोनॉमी जिसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखोगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी जैसे कि क्रिसिल है, मतलब S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज। ठीक है, मूडीज बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी का स्टेबिलिटी के बारे में क्रेडिट रेटिंग होता है सर। ये देखो
स्टैंडर्ड एंड पुअर जो क्रिसिल का ही बड़ा भाई है बेसिकली, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, BB प्लस रेटिंग दिया है भारत की इकोनॉमी को। तो भारत का आउटलुक क्या रहा? पॉजिटिव। ये इकोनॉमिक एनालिसिस है लार्ज पैरामीटर में, इसमें स्टॉक मार्केट क्या सारा का सारा मैटर आ जाता है। मूडीज ये बहुत बड़ा एजेंसी माना जाता है, मूडीज कुछ कहता है जो दुनिया देखता है, ठीक है। Baa3 आउटलुक स्टेबल है। पिच BBB है, आउटलुक स्टेबल है। TBRS BBB है, लो है, आउटलुक पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चलता है? इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर। ये इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि अपकमिंग 5 ईयर्स में, अपकमिंग 3 ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी किधर जाएगा। तो देखो, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, दो स्टेबल। सो 2 स्टेबल 2 पॉजिटिव मिला के अल्टीमेटली पॉजिटिव ही इंडियन इकोनॉमी का करेंट डायरेक्शन है। मतलब नेविगेशन किधर है? पॉजिटिव नेविगेशन। कभी कभी नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ऐसा देखोगे पॉजिटिव और स्टेबल देखोगे। कोरोना के टाइम पे देखते तो नेगेटिव नजर आता। समझ में आ रहा है सब? ठीक है। सिमिलरली आप चाइना, USA सबका देख सकते हो, क्रेडिट रेटिंग ऑफ US इकोनॉमी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। श्रीलंकन इकोनॉमी के बारे में और मैं क्या बताऊं आपको। देखते हैं कुछ रेटिंग एजेंसी है कि नहीं है। यस, देखो चाइना इकोनॉमी के बारे में क्या बता रहा है, देखो दिख रहा है आप लोगों को? देखो सर, स्टैंडर्ड एंड पुअर डोमेस्टिक के लिए A+ दिया है, फॉरेन के लिए A+ दिया है, ठीक है। असेसमेंट करके टर्म्स एंड कंडीशन में A+, आउटलुक स्टेबल है। मूडीज ने A1 दिया है, आउटलुक स्टेबल। फिच ने A+ दिया है, आउटलुक स्टेबल। स्कोप बोल के भी एक है A+, आउटलुक नेगेटिव। A+ दिया है बट आउटलुक नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव, मतलब फ्यूचर नेगेटिव दिया है। तो फिर स्टेबल स्टेबल स्टेबल, लेकिन रेटिंग बहुत हाई है चाइना इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी मिडिल क्लास है ना अभी भी, इसलिए B रेटिंग के साथ है, बट चाइना A+ रेटिंग के साथ है। ओ सर, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका फॉरेन रिजर्व देख रहे हो सर, 3.275 ट्रिलियन। इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 573 बिलियन। मतलब भारत को अभी भी बहुत मेहनत करना है। चाइना का फॉरेन रिजर्व वर्ल्ड का फर्स्ट है। चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक करता है फॉरेन रिजर्व में। फॉरेन रिजर्व इज न्यू गोल्ड सर, जिसके पास जितना फॉरेन रिजर्व वो उतना ताकतवर बन रहा है। तो नो डाउट चाइना पावरफुल है, नो डाउट चाइना पावरफुल है। भारत भारत को पावरफुल बनने के लिए अभी बहुत मेहनत करना होगा। सर US देखना चाहोगे? देखो सर, सेम पैरामीटर में सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो। जैसे हमने आपको बॉन्ड सिखा रहा हूँ, डेब्ट फंड सिखा रहा हूँ, कंट्री को भी एनालिसिस करना सीख जाओ। एटलीस्ट एप्लीकेशन तो देखो, डिटेल्स तो इकोनॉमी समझने के बाद समझ जाओगे, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। रेटिंग क्या बताता है? देखो, स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिकन इकोनॉमी को AA+ रेटिंग देता है। डोमेस्टिक, फॉरेन AAA भी है, स्टेबल है आउटलुक। मूडीज ने AAA दिया है, A और 2 स्मॉल A दिया है, आउटलुक स्टेबल है। फिच AAA रेटिंग दिया है, आउटलुक स्टेबल किया है। सभी कोई स्टेबल रेटिंग दिया है, लेकिन रेटिंग इसका बहुत हाई है, चाइना से भी हाई है, डबल। फॉरेन रिजर्व US का कम है, फॉरेन रिजर्व US का कम है। इसका एक अलग रीजन है, ठीक है। 41.8 बिलियन फॉरेन रिजर्व में US थोड़ा पीछे है, बट US के पास बिजनेस बहुत है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, उसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा कि सर US के पास फॉरेन रिजर्व लो क्यों है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इकोनॉमिक में आना पड़ेगा सर। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रेडिट रेटिंग रिस्क क्या होता है, आपको समझना है। तो भारत का क्रेडिट रेटिंग रिस्क कभी स्टेबल है, ग्रोथ भी है, पॉजिटिव आउटलुक भी है, लेकिन रेटिंग में अभी हम लोग चाइना से पीछे ही है, US से भी पीछे ही है, ठीक है। बहुत मेहनत करना होगा।
सर सिमिलरली डेब्ट फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है. बॉन्ड प्राइसेस आर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस. बोथ बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली रिलेटेड. बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इनवर्सली रिलेटेड है. वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर. अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करता है, रेट टेंड्स टू इंक्रीज. ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू इंक्रीज द बॉन्ड प्राइस. इंटरेस्ट कम होने से बॉन्ड का दाम बढ़ जाता है, which means the NAV tends to increase. And increase in interest rate tends to decrease the bond price. मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का दाम कम हो जाता है, एंड देयरफॉर द म्यूचुअल फंड NAV भी कम हो जाता है. तो ये जो बॉन्ड का सेंसिटिविटी है ना, इनवर्स सेंसिटिविटी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो RBI के कारण डिसाइड होता है सर. The sensitivity of the bond price to the interest rate risk is captured by the modified duration of the bond. इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशंस किया था सर. हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट. व्हेन अ डेब्ट म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स द मॉडिफाइड ड्यूरेशन, देन इट इज द एग्रीगेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन अक्रॉस द वेरियस बॉन्ड्स दे होल्ड. इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से देखने बोलूंगा. अगर आप लोगों को याद नहीं है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट, एक बार जस्ट जाओ और आप यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट था, इक्विटी स्कीम, फिर डेब्ट फंड का मैं बहुत सारा क्लास लिया था. डेब्ट फंड के बारे में मैंने बहुत सारा क्लास लिया. इसके अंदर ही मैंने ये मॉडिफाइड के बारे में डिस्कशन करके रखा. एक बार आप लोग चाहो तो फिर से रिवाइज कर सकते हो अगर बाई चांस याद नहीं है. तो व्हाट इज द पॉइंट सर? अगेन पॉइंट इज वेरी सिंपल. ठीक है कि डेब्ट फंड को इंटरेस्ट रेट रिस्क का भी सामना करना पड़ता है. नाउ पोर्टफोलियो चेक. सर अर्लियर चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्वेस्ट इन ए फंड नॉट बिकॉज इट इज गुड और स्पेक्टेकुलर, इन्वेस्ट इन इट बिकॉज इट अलाइंस विथ योर पोर्टफोलियो गोल. कौन सा फंड कितना अच्छा है वो मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि आपका गोल के साथ जा रही है. तो पोर्टफोलियो चेक कैसे करना है, मतलब आप अपना पोर्टफोलियो में कैसे क्या करोगे. डेब्ट फंड allure many investor because of the popular perception that it is a low risk. लोग ज्यादातर यही सोचता है, जानते हो ना, ज्यादातर मार्केट परसेप्शन ऐसा है. ये देख रहे हो ना सर, ये मैंने आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ पूरा. ज्यादातर मार्केट परसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि डेब्ट फंड लो रिस्क मतलब लेस रिस्क वाला है, इसलिए रिटर्न भी लो होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को लुभाता है. ज्यादातर क्योंकि इक्विटी फंड में रिस्क होता है ना, तो लोगों को लगता है कि इक्विटी फंड में रिस्क ज्यादा है, इससे अच्छा भाई लो रेट में डेब्ट फंड में ही पैसा लगा देते हैं. इसलिए लोग बहुत ज्यादा अल्योर हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को. सो व्हाट इज द केस? Debt fund allure many investors because of the popular perception that it is low risk. Often debt fund gets sold as a safe haven for your capital, an alternative to the bank's FD. किसी किसी का तो ऐसा भी मानना होता है कि बैंक FD का अल्टरनेट है, but it is not. I'm not saying to discourage you from investing in a debt fund. ऐसा नहीं है. मैं बस इतना जताना चाहता हूँ आपको, इतना बताना चाहता हूँ आपको कि डेब्ट फंड में रिस्क होता है, ये रिस्क फ्री नहीं है. ठीक है. डेब्ट फंड कैन बी वोलेटाइल एंड कैन कॉज ए परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल. इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया. लेट अस मूव अहेड विद एनालिसिस पार्ट. अब एनालिसिस में आते हैं. एक बहुत ही फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है मीरा एसेट शॉर्ट टर्म फंड फॉर आवर एनालिसिस. इसको ले रहे हैं. आइडिया क्या है? टू ले डाउन ए टेम्पलेट यूजिंग विच यू कैन एनालाइज द डेब्ट फंड ऑफ योर चॉइस. मच ऑफ द एनालिसिस इन अ डेब्ट फंड इज सेंटर्ड अराउंड द रिस्क एंड द फंड्स पोर्टफोलियो. So this will be very different compared to the equity fund analysis. ठीक है. ये कंपनी काफी चल रहा है आजकल, मीरा एसेट मैनेजमेंट. ये बेसिकली हेडक्वार्टर है इसका. ये मीरे क्या नाम है पता नहीं, साउथ कोरियन बेस्ड एक फर्म है सर. इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया बेस्ड है. मीरा एसेट्स प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. साउथ कोरिया बेस्ड एक कंपनी है. आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ जाके आप इनके बारे में और डिटेल्स जानकारी ले सकते हो सर. ठीक है. इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आजकल. मैं इसके बारे में बहुत सुन रहा हूँ. आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा रिसर्च बढ़ाइए इसका. ठीक है. कहाँ कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. ठीक है. फंड्स एंड फैसिलिटीज, नॉलेज सेंटर, इन्वेस्टर हब,
पार्टनर कॉर्नर डाउनलोड जो भी है आप चेक कर लो, ठीक है, बस एनालिसिस करना सीख जाते हैं। चलो देखो मिड कैप फंड, ठीक है, मिड कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट 50-50, ठीक है। ये देखो रिस्क एग्रीगेशन एनएवी एज ऑन 26 अगस्त 9.980 9840 हाइब्रिड फंड में। इंडेक्स फंड में बाद में बात करते हैं, और ये है आपका इक्विटी फंड में, ठीक है। चलो मैं आपको अगर हाइब्रिड में ही बात करूँ थोड़ा, और भी हैं, ऑल फंड्स में भी क्लिक कर सकते हो और कौन है फंड मैनेजर इनके बारे में बता रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है, ठीक है। प्लान एंड ऑप्शंस, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, जो कुछ भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 3+ के लिए है। ये फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षद बोराइक और मिस्टर महेंद्र कुमार जादू। रिस्क बता रहा है हाई है, ठीक है। अब डिटेल्स चेक करो, जैसे आपको फैक्ट शीट जैसे चेक किया जाता है। तो बेसिकली अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाना है सर, अभी समझना है कि क्या है, क्या चेक करना है, व्हाट टू चेक। इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करना, तो क्या चेक करना है। तो चलो मैं आपको मेरा एसेट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। आई डोंट नो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मीरा है कि क्या है, ठीक है। साउथ कोरियन नेम में मीरा क्या है आई डोंट नो। ऐसे साउथ कोरिया के साथ, हाँ बोलो सर क्या है, मीरे मीरे मीरे, यस मीरे, चलो ठीक है, थैंक यू। कोरिया के साथ भारत का रिश्ता है, आप लोगों को पता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इंडियंस एंड कोरियंस, बहुत बड़ा रिलेशन है। साउथ कोरियन इंडिया को अपना मैटरनल साइड कुछ ऐसा मानता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सीता 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 मैया के साथ कुछ कनेक्शन है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल प्रूफ है ठीक है। कभी बात करूंगा सर, छोड़ो, ओके। अच्छा मीरे, ठीक है, मीरे एसेट शॉर्ट टर्म फंड फॉर एनालिसिस, द आइडिया इज टू ले डाउन अ टेम्पलेट यूजिंग व्हिच वन एनालिसिस, ठीक है। द फंड इटसेल्फ इज रिलेटिवली न्यू विद इट्स एनएफओ समटाइम इन अर्ली 2018, ठीक है, 2018 में आया था। सो इट डज नॉट हैव मेनी डेटा पॉइंट्स टू ट्रैक, बट इट इज ओके। एट द सेम टाइम the fund indicates this is a short term fund, meaning the fund will invest in bonds which have short term maturities, 1 से 3 साल का टाइम ड्यूरेशन। चलो थोड़ा देखते हैं, ऐसे डिटेल चेक करना है तो साइड में जाके चेक कर सकते हो। ये देखो सर 2.5 ईयर्स वैल्यू देखो, मैच्योरिटी ईयर देखो 3 साल मैक्सिमम, ठीक है, ओके। अच्छा एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फंड इज रफली 2.5 ईयर्स, दिस इज द एवरेज एरिया, maximum 2.5 years, which means the fund is susceptible to default risk, credit rating risk, interest rate risk, and the change in perception of interest rate risk. Now, in case of any of these risks get triggered, अगर आप में से किसी को भी ये वाला रिस्क ट्रिगर होता है, then the fall in NAV will be steep, मतलब तब नेट एसेट वैल्यू फॉल करता है। जब भी डिफॉल्ट रिस्क आएगा, क्रेडिट रेटिंग रिस्क आएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा, चेंज इन परसेप्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स आएगा, तब तब इसका एनएवी डिक्लेयर मतलब डाउन होता है, एंड द फंड विल टेक टाइम टू रिकवर फ्रॉम द लॉसेस। द ओनली वे टू डील विद दिस इज टू एंश्योर यू स्टे इन्वेस्टेड इन द फंड फॉर अ लॉन्ग इनफ पीरियड। हाउ लॉन्ग, अब सवाल ये उठता है सर कितना देर तक इन्वेस्ट करके रखें। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, बट कुछ मिनिमम बिलीफ है सर। The time you need to invest in a debt mutual fund should be equal to at least the average maturity of the fund. So in this case, ये फॉर्म मैक्सिमम इन्वेस्ट रहा है 3 साल का और इसका एवरेज रहा है 2.5 ईयर्स का एंड नॉट बिलो दैट। सिमिलरली इफ आई एम लुकिंग एट अ गिल्ड फंड क्या है मैंने आपको समझाया था, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इसका मैच्योरिटी होता है 10 ईयर्स, देन आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल इन्वेस्टमेंट लास्टिंग एटलीस्ट 10 ईयर्स। The investment tenure is something you need to be super clear when investing in a debt fund. बात को याद रखिए सर कि आप कैसा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम पे कितना दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, ये आपको एक क्लियर कट आपका आइडिया होना चाहिए।
while we did not pay much attention to the portfolio in an equity portfolio, we do have to pay attention to the quality of bonds in a debt portfolio. इक्विटी के केस में हम लोग इतना कंसर्न नहीं होते हैं टाइम के बारे में, बट जब आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपका फंड किस तरह का डेब्ट में है वो भी आपको देखना चाहिए. जैसे एक एलोकेशन दिखाता हूं आपको. से फॉर एग्जांपल आपका फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब प्राइवेट जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉर्पोरेट में है 67.31%, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट टी बिल है 8.39%, टोटल एसेट का मतलब ये 100% को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, 100% को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. कॉर्पोरेट में है 67, ट्रेजरी में है 8.39, कमर्शियल पेपर में है 6.29, गवर्नमेंट बॉन्ड में है 6.02, जीरो कूपन बॉन्ड में है 0.58 एंड कैश एंड अदर रिसीवेबल्स का कुछ एरिया है एफडी टाइप का, उसमें है 11.41%. ठीक है, तो फंड का जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में चला गया. कॉर्पोरेट बॉन्ड इन द सेंस जैसे कि HDFC बॉन्ड्स, NHAI बॉन्ड्स, ठीक है, जिसका रेटिंग आपको मैंने अभी NSE के साइड में दिखाया था. Which means the fund is highly susceptible to credit risk, क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में मैक्सिमम इन्वेस्ट किया है. Now how do we figure out that debt fund manager is managing the credit risk? क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? फंड मैनेजर क्रेडिट रिस्क को मैनेज, क्योंकि इसका मैक्सिमम पैसा कहाँ है? कॉर्पोरेट के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं, कॉर्पोरेट के पास ज्यादा है. तो क्रेडिट रिस्क है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट फेलियर हो सकता है, तो इसको चेक करना है आपको. तो उसको चेक करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड देखना है. एक्सपोजर टू कंपनीज, हाई एक्सपोजर टू ए सिंगल कॉर्पोरेट एंटिटी. अगर एक सिंगल कॉर्पोरेट के पास ज्यादा पैसा है ना, रेड फ्लैग हो जाएगा. क्यों? अरे भाई अगर सिंगल एंटिटी में इतना रिस्क लेना आता था आपको तो स्टॉक मार्केट में आ जाते. भाई म्यूचुअल फंड का रास्ता क्यों लेते? झुंझुन वाला बन जाते, टाइटन में इन्वेस्ट कर देते. हाँ सर, अगर आपको इतना रिस्क टेकिंग लेना था, एक ही कंपनी में सारा पैसा इन्वेस्ट करना था, तो झुंझुन वाला बन जाते, म्यूचुअल फंड का रास्ता क्यों लेते? ठीक है, दैट इज वाई म्यूचुअल मतलब इक्विटी मार्केट इज नॉट फॉर ऑल. जब आपको इक्विटी फंड में डर लगता है, समझ में नहीं आता है, तो क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई करो, फंड को डाइवर्सिफाई करो. सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं इसको. सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल के कॉन्सेप्ट होता है. हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आजकल इसके बारे में काफी डिस्कस करते हैं. तो जब अनसिस्टमेटिक रिस्क आता है ना, तो आपको डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए. तो अगर एक फंड का जो टोटल एसेट्स है उसका सारा का सारा पैसा एक पर्टिकुलर कंपनी के पास, कंपनी के बॉन्ड में है, तो ये रेड फ्लैग है. ऐसा फंड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस वो फंड फेलियर होता है, आपका फंड भी चला गया. अगर वो कंपनी किसी कारण से फेलियर होता है, आपका फंड गया. क्रेडिट रेटिंग चेक ऑन पेपर्स हेल्ड बाय द फंड. क्रेडिट रेटिंग यही चेक करता है कि किसके पास कितना है. आप चाहो तो मेरे एसेट के पास जाके चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ. ये देखो, ये वाला कंपनी का साइट है, ठीक है, आप चेक, मैं ऑलरेडी आपको दिखा दिया, जस्ट एग्जाम्पल. तो एक स्नैपशॉट है, चलो दिखाते हैं. मेरे एसेट शॉर्ट टर्म फंड, थोड़ा सा नजर दीजिए. ये मंथली पोर्टफोलियो स्टेटमेंट है 31 अक्टूबर 2020 का. अगर आप थोड़ा सा आप नजर दे, चेक करें यहाँ पर लिस्टेड एवेटिंग लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, कुछ ऐसा भी कंपनी है जो या तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है या फिर जो लिस्टेड नहीं हुआ है, होने वाला है. ठीक है, ऐसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है. देखो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, किसके किसके पास इसका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, देखो. अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसीलिए देखो रेटिंग क्या है, सोवरेन. स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 8.38% रेट में है. ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ एसेट्स है? 4%, 4.18%. टोटल एसेट का 4.18%. इसका मार्केट वैल्यू है 2684 लैक्स, हिसाब लगा लो. ठीक है, इतना क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड है, 25 लाख. सोवरेन है, ये ISIN नंबर है. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड भी, सिक्योरिटीज भी हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहां जहां सरकार है वो सोवरेन है. जैसे कॉर्पोरेट आ गया, देखो, लार्सन एंड टुब्रो, नेशनल हाउसिंग बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सबसे इंटरेस्टिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज. लुक एट सब,
रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्रिसिल का रेटिंग है AAA, 15 लाख क्वांटिटी का है, 1563 लाख का है, 2.44% टोटल एसेट का इन्वेस्टमेंट है, 2.44%। ठीक है, इनटू मैच्योरिटी कितना परसेंटेज इनटू मैच्योरिटी मिलेगा, वाईटीएम कैलकुलेशंस फाइनेंस का क्लास आई होप याद है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी वाईटीएम में अभी बात नहीं करते हैं, बाद में बात करते हैं। ऐसे आप लोगों को पता है वाईटीएम क्या है? मैं म्यूचुअल फंड में भी वाईटीएम सिखाया था। तो व्हाट इज द केस, यहाँ पर आप रिलायंस को चेक करो थोड़ा, और आप यहाँ पर इसको देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिर से है, देखो 8.3% के हिसाब से। अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 8/3/2022 और ये 31 अगस्त 2022। ठीक है, 31 अगस्त 2022 का मैच्योरिटी है, मोस्ट प्रोबेबली रिसेंट होगा 8 मार्च 2022। और आप यहाँ पर देखिए 1.64% मतलब 2.44 पहले भी था, फिर से 1.64 आ गया, मतलब ये रिलायंस 2 बार आ गया। तो क्या बताना चाहता है, द फंड होल्ड्स अबाउट 56 पेपर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेट अवे आई कैन सी दैट द टॉप 3 होल्डिंग्स 3% और मोर सोवरेन पेपर्स में है, मतलब गवर्नमेंट के पास है। So there is no concern about credit risk on single large exposure. So we need to check the exposure at an aggregate level. Total में कुछ है कि नहीं? For example, जैसे कि रिलायंस में हम लोगों ने देखा 2.44% of its assets in 7% रिलायंस बॉन्ड मैच्योरिंग इन अगस्त 2022। यस, जो मैं आपको बता रहा था, इसी मंथ में मैच्योर हुआ है। The fund has also invested 1.64% of the assets, 8.3% Reliance paper maturing March 2022. So the question is, what the total exposure Reliance Industries Limited is? The answer the above, you can quickly add up the numbers of the Excel और check the AMC site की जाके भी आप check सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5.56%, नेशनल हाउसिंग बैंक का 5.23% एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 5.12%। मतलब आउट ऑफ 100% रिलायंस, नेशनल हाउसिंग एंड पावर फाइनेंस मिला के इतना कंसेंट्रेशन है। The fund is total exposure of 5.56 Reliance, 5.23 NHB and 5.12 PFC. In my opinion, these are slightly concentrated bids. Slightly, बहुत ज्यादा concentrated नहीं है, but slightly concentrated. पोर्टफोलियो एग्रीगेट में आप चेक करोगे तो देखो सर, ये मॉडिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितना फंड है, 1 ईयर हाई 1 ईयर लो कैटेगरी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1.97, 2.67, 1.35 कैटेगरी 2.34, एवरेज मैच्योरिटी इयर्स 2.28, 3.38, 1.62 कैटेगरी, मतलब सिमिलर कैटेगरी में 2.89 का कैटेगरी ईयर है नॉर्मली। एंड यील्ड टू मैच्योरिटी हमारे फंड के केस में है 4.59, 1 ईयर हाई में 6.38 गया है, 1 ईयर लो 4.59 गया है, कैटेगरी 5.18 दे रहा है, एवरेज क्रेडिट रेटिंग है वो AAA। इससे क्या मतलब निकल के आता है, देखो ये जो डेटा है इससे क्या समझ में आता है, पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स आर फ्रॉम वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, व्हाइल द फंड हैज 56 सिक्योरिटीज। इस फंड के अंदर 56 सिक्योरिटीज है, मतलब ऐसा 56 ऐसा कंपनी है जो इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। द कैटेगरी एवरेज इज अबाउट 64, कैटेगरी का एवरेज है 64, मतलब मार्केट में सिमिलर कंपनी मार्केट में 64 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। फंड है स्लाइटली टाइटर पोर्टफोलियो, ये 56 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, बाकी लोगों का 64 में होता है। फंड का स्लाइटली टाइटर पोर्टफोलियो है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, बाकी लोग 64 सिक्योरिटी कंपनी मतलब मार्केट में सिक्योरिटी रखता है। While the difference is not much in particular case, one should be concerned if the difference is large. For example, I would have been a bit concerned if fund held 45 securities. मतलब अगर 56 की जगह ये 45 होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब जरूर फंड किसी ना किसी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा। मतलब जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा उतना बेहतर है, रिस्क कम है। डाइवर्सिफिकेशन जब भी लो हो जाता है ना वो थोड़ा रिस्क अराइज करता है। मार्केट में सिमिलर फंड 64 कैटेगरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, मेरे एसेट्स 56 में किया, अगर बाई चांस ये 45 में आ जाता थोड़ा चिंता का विषय हो जाता। क्यों? क्योंकि 45 में जब आप कंसंट्रेट करते हो तो आप किसी ना किसी में कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर लेते हो, और अगर वो बाई चांस फेलियर हो जाता है तो आप रिस्क में आ जाते हो। तो डेब्ट फंड में भी रिस्क हो सकता है, बट यहाँ पर इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। सिमिलर रिसर्च जो हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, we now look at the quality of the papers, we can develop a perspective of the quality of the papers, मतलब जहां जहां इन्वेस्ट है लाइक बॉन्ड्स। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट है, देखो क्वालिटी चेक कैसे करना है,
रेटिंग चेक करो, क्वालिटी चेक कैसे करना है, रेटिंग चेक करो। ट्रिपल ए में कितना परसेंटेज है, 66% ट्रिपल ए रेटिंग में है। सोवरिन में है 14.41%, कैश में है, अदर रिसीवेबल्स में है 11.41%, A1 प्लस में है 6.29 एंड डबल ए में है 1.59। मतलब कंपेरेटिवली लेस रिस्की है सर। सोवरिन में 14.41 है, दिस पेपर्स डोंट हैव क्रेडिट रिस्क, क्योंकि सोवरिन कोई रिस्क नहीं करेगा, गवर्नमेंट फेलियर नहीं होगा। ये थोड़ा वरी कम करता है आपका। 66.3% which is the bulk of the portfolio is triple A, but do remember the rating tend to change, याद रखना ट्रिपल ए आज है बट कल चेंज भी हो सकता है, इसको कंस्टेंटली आपको देखते रहना है रेटिंग एजेंसी के साइड में जाके, या जो बॉन्ड आप होल्ड करते हो उस बॉन्ड की रेटिंग के बारे में। A1 plus double A is roughly 8.5. This is understandable as debt fund manager chase yield to showcase performance. The question, however, is to figure if the fund manager is going out of the way to chase yield. अगर वो yield chase नहीं कर पाता है तो ये क्वेश्चन जरूर आपके मन में आएगा। तो क्रेडिट रेटिंग वर्सेस कैटेगरी में, मतलब देखो अगर आप जैसे डेब्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में मेरे एसेट का क्या है और बाकी का क्या है, ट्रिपल ए मेरे का है इतना, बाकी का है इतना, कैश इक्विवेलेंट में मेरे है इतना, बाकी है इतना, सोवरिन में मेरे थोड़ा कम है, बाकी लोगों का सोवरिन थोड़ा ज्यादा है, डबल ए में मेरे का काफी कम है, बाकी का थोड़ा ज्यादा है। सो ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से मिल जाता है, अगर आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन चेक करोगे मिलेगा। तो फंड हैज ए हायर एक्सपोजर टू ट्रिपल ए बॉन्ड कंपेयर टू कैटेगरी। कैटेगरी 45% ट्रिपल ए में रखता है, लेकिन मेरे 66% ट्रिपल ए में रखता है, विच इज ओके, बट दिस कम्स विथ क्रेडिट रिस्क। ट्रिपल ए है तो क्या हुआ, क्रेडिट रिस्क तो है। एक्सपोजर टू सोवरिन बॉन्ड इज लेस, सोवरिन में एक्सपोजर कम है, बाकी लोगों का ज्यादा है, बाकी लोगों का मार्केट में 25% सोवरिन एक्सपोजर है, इसका 14.5 है। डबल ए बॉन्ड इज लेस कंपेयर टू कैटेगरी एंड कैश इक्विवेलेंट इज हायर कंपेयर टू द कैटेगरी। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है, the information above tells the fund is open to taking on slightly higher credit risk, which is to me is not a great sign considering is a short duration fund. Think about it, मतलब थोड़ा रिस्क ले रहा है। This is a short duration fund, people invest maximum 2 to 3 years, मतलब 2.5. So what is the need to take on the credit risk? I would still be okay with the credit risk as long as there is enough diversification. क्रेडिट रिस्क ओके है सर, मतलब कंपनी क्रेडिट रिस्क ले सकता है अगर फंड में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। अगर डाइवर्सिफिकेशन कम है तो प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफिकेशन कम है तो क्रेडिट रिस्क में चिंता है। आदत चेक क्या करना चाहिए, मार्केट कैटेगरी के साथ आपको ये भी देखना चाहिए, पोर्टफोलियो एग्रीगेट में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो मैं आपको ऑलरेडी समझाया, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी एक बार आपको बताया, ठीक है, उसी को फिर से रिपीट किया है। द मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1.97 है, हाई है 2.67, लो है 1.35, कैटेगरी 2.34 करता है। इसका क्या मतलब, इसके मॉडिफाइड के बारे में मैंने पहले डिस्कशंस करके रखा, आप लोग प्लीज प्रीवियसली डेब्ट फंड के बारे में जो मैंने डिस्कशंस करके रखा वहां पर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन को एक बार गो थ्रू करो, फर्क समझ में आ जाएगा। करेंटली एप्लीकेशन देखो, कैटेगरी 2.34 ईयर्स लगाता है, आपका 1.97 है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज सेंसिटिविटी to change in interest rate. The slightly lower modified duration is attributable to the lower average maturity of the fund. अगर modified duration थोड़ा सा लो होता है, फंड का मैच्योरिटी लोअर हो जाता है, लोअर एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फंड। एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फंड इज 2.28 while the category average is 2.89। ये देखो, from this we can deduce the fund manager is okay with slightly higher credit risk by placing concentrated bets while at the same time not so okay with interest rate risk। मतलब कंपनी ने ट्रिपल ए में ज्यादा कंसेंट्रेट किया, इसीलिए कंपनी ने थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क लिया बट इंटरेस्ट रेट रिस्क कम लिया है। नॉट सो ओके विथ इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है, क्योंकि बाकी लोगों का इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज करने का ताकत ज्यादा है, क्योंकि इसका देखो मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1.97 है। तो अगर आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है ना, तो कम टाइम पीरियड में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में जो पुराना लेक्चर है एक बार जरूर देखिए सर, प्रीवियस लेक्चर्स, तो आपको याद आ जाएगा।
कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट में बाकी कैटेगरी को 2.34 ईयर्स का टाइम मिल जाता है, इसको 1.97 मिल जाता है। एवरेज मैच्योरिटी में बाकियों का 2.89 है, इसको 2.28 है। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा मार्केट उतना कवर करने का उनको मौका मिलता है, बट इसको कवर करने का मौका कम मिल रहा है क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन जोन क्रेडिट रिस्क वाइज थोड़ा ओके है, बट इंटरेस्ट रेट रिस्क वाइज इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और YTM के बारे में अगर मैं बात करूं, यील्ड टू मैच्योरिटी, इसके बारे में आपको मैं फाइनेंस के क्लास में भी, जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो उनको मैंने ऑलरेडी सिखाया। YTM of the fund is 4.59 compared to the category. Remember, YTM is the total return expected based on the assumption that bond is held to maturity and the cash flow from coupons are plugged back into the bond. मैच्योरिटी में कितना रिटर्न दे रहा है और बॉन्ड कितना आपको एंड में रिपे कर रहा है। इंट्यूशन क्या बताता है? इंट्यूशन सेज दैट हायर द YTM, जितना YTM ज्यादा होगा द बेटर इट इज। दिस इज करेक्ट, बट YTM कैन आल्सो डबल अप एज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क व्हेन कंपेयर्ड टू द कैटेगरीज YTM। मतलब YTM जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, बट साथ साथ में YTM ये भी बताता है ऑल्सो डबल अप एज एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क व्हेन कंपेयर्ड टू कैटेगरीज YTM। तो कैटेगरी YTM कितना है? कैटेगरी YTM है 5.18 और हमारा YTM है 4.59। तो कॉम्पेरेटिवली ये वाला मेरे एसेट का थोड़ा सा कम। सो आई वांट टू लुक एट द फंड्स मार्केट रिस्क पैरामीटर्स सच एज स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये सब भी देखना पड़ता है ना, बीटा अल्फा, जो मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में सिखाया आपको, and to get a sense of how volatile the fund is compared to the benchmark. Ideally, it would help if you looked at the 3-year perspective, but since this fund is new, you would not get that information. कम से कम 3 साल का रिस्क चेक करना चाहिए, अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना चाहिए। Lastly, I did look at the asset under management of the fund. This is roughly 650 crore, ये मेरे का है, not a big fund given in this category. When it comes to debt fund, I would like to avoid investing in very small funds or very large fund. बहुत ज्यादा स्मॉल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत लार्ज में भी नहीं करना चाहिए। इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ रन ऑफ द AMC एंड द AMC फेसेस रिडेम्पशन प्रेशर, मतलब अगर AMC को ज्यादा रिडेम्पशन करना पड़ता है, देन अ लार्ज डेब्ट फंड विल हैव अ इशू विद डेब्ट मार्केट लिक्विडिटी। तो लार्ज फंड को डेब्ट मार्केट में प्रॉब्लम होता है अगर ज्यादा रिडेम्पशन करना पड़ता है तो एवरेज चलना ज्यादा अच्छा होता है कॉम्पिटिटिव। ऑन द अदर हैंड, अ स्मॉल फंड विल नेवर नेगोशिएट गुड रेट्स। अगर कम मार्केट में आपका फंड है ना, तो ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दे सकता, बिकॉज उसका इन्वेस्टमेंट लो है विद द इश्यूज with the issuer, and hence it is always price taker. So it's always good to avoid both fund, either small or very large asset under management. मतलब आपको एवरेज, मतलब ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत छोटा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जब डेब्ट का मैटर हो। So would I invest in this fund? I would probably hesitate to do so for a couple of reasons. ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा हेजिटेशन बनता है, क्यों? 4-5 रीजन। फंड का कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है कुछ जगह में, credit risk is higher compared to the category, it is a new fund and I am sure there are better alternative in the market, and fund has a low asset under management, understandable since it is a new fund. ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल फीचर्स है सर, लेकिन साथ में रिस्क पैरामीटर वगैरह भी आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। इफ यू आर थिंकिंग व्हाई आई हैव लुक्ड एट द स्टैंडर्ड स्टफ लाइक फंड रैंकिंग, रोलिंग रिटर्न, ठीक है, ये सब भी तो देखना चाहिए, कैप्चर रेशियो, अदर थिंग्स, वेल दैट्स बिकॉज इट डज नॉट मैटर मच फॉर अ डेब्ट फंड। डेब्ट फंड के लिए ये सब उतना मैटर नहीं करता, इक्विटी के लिए मैटर करता है। बिफोर वी रैप अप दिस चैप्टर, फ्यू थिंग्स यू नोट, याद रखिए सर, बाकी प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा सर। इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट फंड इज मेनली फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन। आप अपना पैसा को बचाना चाहते हो, प्रिजर्व करना चाहते हो। डू नॉट लुक एट रिटर्न्स ऑन चेज रिटर्न्स व्हेन इन्वेस्टिंग इन अ डेब्ट फंड, मतलब ज्यादा रिटर्न को चेज मत करो, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए डेब्ट फंड में पैसा डाला जाता है। अगर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी में आओ। प्लीज डू नॉट लुक एट स्टार रेटिंग्स ऑफ अ डेब्ट फंड। यूजुअली अ डेब्ट फंड इज रेटेड हाई if the returns are high. If debt fund has a high return, that means the fund manager is taking on risk to chase returns. अगर debt fund का रेटिंग हाई है, इसका मतलब debt fund तो है बट वो रिटर्न चेज करने के लिए आ गया, ठीक है, मतलब थोड़ा रिस्की है। Apart from the standard debt fund risk, keep an eye on the liquidity risk, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बात करके रखा डेब्ट फंड चैप्टर 4 में। If both the funds of asset under management, the number of securities fall, then it is red flag and indicators of liquidity risk. अगर एक ही assets में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एक ही पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, तो थोड़ा चिंता का विषय है। SEBI has now mandated that the fund to disclose portfolio details on a fortnightly basis.
एवरी फोर्टनाइटली मतलब हर एक फंड को अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज अ गुड मूव टू कीप एन आई ऑन द पोर्टफोलियो चेंजेस। अगर फंड पोर्टफोलियो चेंज करता है इसका भी आपको फोर्टनाइटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। Always diversify across AMC. For example, if you want to invest in a short-term fund, then split your money across 2 short-term funds from 2 different AMC. अपने पोर्टफोलियो को आप भी बना लो, दो अलग अलग AMC में पैसा लगा दो। It is best if you avoid investing in a credit risk fund. Credit risk fund take on credit risk to generate a return. In my opinion, you should not look to a debt fund for returns. रिटर्न के लिए डेब्ट फंड क्यों? रिटर्न के लिए इक्विटी तो है। डेब्ट फंड में आने का ऑप्शन से ये होता है कैपिटल को सेफ गार्ड करना। तो फिर डेब्ट फंड में रिस्क क्यों लेना? रिस्क लेना है तो इक्विटी में लो। डेब्ट फंड समटाइम्स लेंड टू डिफरेंट कंपनीज, लेंड टू 2 डिफरेंट कंपनीज बट विद द सेम प्रोमोटर। बी वेरी ऑफ सच फंड्स। कभी कभी ऐसा होता है 2 कंपनी में दिया पर उसका ओनर एक है। प्लीज डू पिक अप डेब्ट फंड एंड ट्राई टू एनालाइज देम इन द वे we have done this chapter. I would suggest you to pick up a fund with at least 5 to 8 years history. And अगला कुछ चैप्टर्स में मैं आपको फाइनेंशियल गोल कैसे फिक्स करना है और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये सिखाऊंगा, तो म्यूचुअल फंड कंप्लीट होगा। आपका फाइनेंशियल गोल कैसे फिक्स करना है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना है, जिसमें अलग अलग फंड, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, मिक्स फंड, है ना, बहुत तरह का फंड होता है सर। ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड फंड के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, मैं कुछ और भी फंड के बारे में आपको डिस्कशंस क्लास के अंदर किया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स, बेस्ड लिक्विड फंड, एसआईपी फंड्स, इक्विटी फंड्स, ये अलग अलग और बनाया गया है। टैक्स सेवर्स फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, इंटरनेशनल, लॉन्ग टर्म फंड्स, जितना नाम देना है दे दो, कॉन्सेप्ट वही है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बेस्ड मल्टी कैप, जितना नाम देना है दे दो, बट कॉन्सेप्ट वही है जो आपको मैंने इतना दिन में म्यूचुअल फंड में सिखाया बस। और 1 और 2 क्लास में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा सर कि कैसे आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है या फिर आप अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प कर सकते हो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करना सिखा देंगे थोड़ा, और म्यूचुअल फंड में बीटा कैसे काम करता है, स्मार्ट बीटा, और एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आज की डेट में काफी पॉपुलर है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, इतना समझ जाओगे फिर म्यूचुअल फंड में 4 चांद लगाओगे सर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि वीक में 1 दिन करके होता है ना, तो बीच बीच में थोड़ा रिवाइज करना बनता है। मैंने अभी तक फाइनल नोट्स किसी को नहीं दिया म्यूचुअल फंड्स का, मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा सर। ठीक है, मुझे याद है कुछ टाइम इशू के कारण नहीं दे पाया, बट अब मैं दे दूंगा कुछ दिन में। ठीक है सर, तो म्यूचुअल फंड्स नोट्स को एटलीस्ट गो थ्रू करो। अगर नोट्स पढ़ के क्लियर नहीं होता है तो वीडियो देख लो, और फिर NISM के लिए रेडी हो जाओ। देना ही है NISM, सबको देना है। ठीक है, मैं NISM का क्वेश्चन सेट रेडी कर दिया ऑलरेडी, म्यूचुअल फंड का एज वेल एज इक्विटी डेरिवेटिव का भी। जिन लोगों का इक्विटी डेरिवेटिव है वो इक्विटी डेरिवेटिव का भी दे, जिन लोगों को फाउंडेशन देना है वो फाउंडेशन का भी दे, जिन्हें म्यूचुअल फंड देना है वो म्यूचुअल फंड का भी। ठीक है सर। স্যার আজকে লেকচারটা একটু পাঠিয়ে দেবেন, আজকে নেটওয়ার্কটা খুব প্রবলেম করছিল, অনেক জিনিস শুনতে পাচ্ছিলাম না ঠিকঠাক। আচ্ছা নবনীল, আমি আপডেট করে তোমাকে আপডেট প্লেলিস্ট শেয়ার করব। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, ওকে রাখলাম। স্যার, গুড নাইট স্যার। ওকে গুড নাইট, টাটা। बाय सर। ओके सर, बाय। सर हाँ दादा बोल।